हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी चल रही है, जहाँ पर आपको सुबह 7:30 बजे हिंदी की क्लास और शाम को 7:30 बजे यूपीजी की क्लास होती है और रात 9:10 में आपकी क्लास होती है जो कि सामान्य अध्ययन की होती है। ये का पहला प्रश्न पूछा गया है कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। चलिए साथियों जवाब दीजिए, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। जवाब सही क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जवाब आ चुके हैं काफ़ी बच्चों के, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए 1 लीटर पानी या किसी भी पानी में कैलोरी नहीं होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पानी में कैलोरी की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवर्षिकी को संबोधित करता है। जो आपकी शताब्दी गाड़ी है, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस नाम सुने, बहुत ही गाड़ियां हैं, तो शताब्दी एक्सप्रेस जो रखा गया है इसका नाम किसके जन्म के हिसाब से रखा गया है। तो शतवर्षिकी को संबोधित करती है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यहां पर याद रखिए पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब चली थी, तो 1988 में दिल्ली से झांसी तक चलाई गई थी, ठीक है। कब चलाई गई थी, 1988 में दिल्ली से झांसी तक पहली शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां है। चलिए इसका जवाब दीजिए, सभी साथी जवाब देंगे यहां पर। और यहां पर जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपके कहां पर है, तो आपके संघाई में है। ऑप्शन आपका यहां पर बी सही हो जाएगा। ब्रिक्स मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि नाम से जाना जाता है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो आपकी कौन है, ब्राजील, फिर आपका हो जाएगा रूस, फिर आपका हो जाएगा इंडिया, फिर इसके बाद चीन, फिर इसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका है। मुख्यालय कहाँ पर है, संघाई। संघाई कहाँ पड़ता है, संघाई कहाँ पड़ता है, तो आपकी चीन में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। चलिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, सही जवाब देना है यहां पर। और जवाब आ रहे हैं, रुक रुक कर जवाब आ रहे हैं। चलिए इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 14 जनवरी 1965 को हुई थी, ठीक है। और अगर बात करें इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपकी चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि मिलान करना है। क्या आपसे कह रहा है कि विश्व डाक दिवस, बताइए भाई विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिए विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, जो कि एक बिल्कुल क्रम में है। मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को, और राष्ट्रीय युवा दिवस आपके 12 जनवरी को। ये इसका क्रम बनेगा और इस क्रम के अनुसार आपका जवाब 3241 हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति जो कि आपके उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। और श्वेत क्रांति का संबंध क्या होता है भाई, श्वेत क्रांति आपने नाम सुना होगा, श्वेत क्रांति का तो दूध या डेयरी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। चलिए वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। वृहत सांची स्तूप, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था, है ना, अशोक ने करवाया था। और इसका निर्माण जो 300 BC में हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा आपके मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल में हुआ था। और सांची स्तूप पड़ता कहां पर है, तो सांची स्तूप का निर्माण आपके कह सकते हैं मतलब इसका जो है कहां पर,
तो ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो कहाँ पर है भाई? तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपके राजस्थान में है। यहाँ पर अंतर्देशीय अर्थात कह सकते हैं कि जो खारे पानी की झील है, और अंतर्देशीय बोल दिया है, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो भारत के बीच में आंतरिक भाग में है। अगर बोल देता तटीय, तो तटीय में आपकी हो जाती उड़ीसा में जो चिल्का झील है, ठीक है, वो भी खारे पानी की है, लेकिन लैगून झील है या तटीय झील कह सकते हैं। लेकिन ये झील आपकी कैसी है? झील ये आपके राजस्थान में मतलब कह सकते हैं एक आंतरिक भाग में उपस्थित है ना। राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सबका सही जवाब आना चाहिए इसमें, और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं कहलाता है। अर्थात सूर्य का वह प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, या इसे फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो यहां पर जवाब आ रहे हैं और सही भी है, और सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर आपका डी नंबर, सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि गंगा में मिलने वाली ये आपकी नदी है जो कि दक्षिण से होकर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, और इसका निर्माण जो आपके है अमरकंटक से, आपको तो है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, हमेशा पूछा जाता है, ये बांसुरी वादक हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लोकनाथ में हुआ था। कहाँ पर? लोकनाथ, जो कि आपके प्रयागराज या इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, या किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये जो कथन है ये कथन है आपके जेबी से। ठीक है, जेबी से, अपनी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? चलिए जवाब दीजिए। और नागार्जुन यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर, एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? बताइए भाई, कौन सा एशियाई देश है जिसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? और ये जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल ने। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय गान था कि हम सैकड़ों फूल हैं, जय जय नेपाल, है ना, जिसकी 2007 में घोषणा हुई और गीत बोल प्रदीप कुमार राय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं नेपाल ने बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है इस समय, सब कोई पढ़ा भी रहा है। और 66 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर। ठीक है, अजमेर के किले में मिला था। अब बच्चे यहाँ पर डेट याद रखिएगा कि 1608 ईस्वी में जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था, और कैप्टन हॉकिंस जो कि राज दरबार आगरा में मिला था। दोनों पॉइंट पूछा है कि थॉमस रो अगर बात करें तो ये अजमेर किले में मिला था, और अगर बात करें कि कैप्टन हॉकिंस, तो कैप्टन हॉकिंस आगरा में मिला था। ठीक है, चलिए, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है?
तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वैसे पहला स्थान जो आपका है वो आपका कजाकिस्तान का है। ठीक है, और यहीं पर कह सकते हैं कि ये आपके अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नहीं मिलती है। चलिए साथियों इसका जवाब दीजिए। और यमुना से नहीं मिलने वाली आपकी नदी है जो कि ऑप्शन राइट आपकी बी नंबर सोन नदी। अभी हमने बताया था कि सोन नदी आपकी गंगा में मिलती है ना, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? 69। तो जवाब यहां पर 69 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और यहां पर कह सकते हैं कि एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि गंडक सिंचाई परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की तो है, लेकिन आपकी 1959 के समझौते के अनुसार यहाँ पर नेपाल को भी इसमें से सम्मिलित कर दिया गया, अर्थात कुछ % नेपाल को भी दिया जाता है इस परियोजना का लाभ। ठीक है, तो इसमें से मेन आपको किसको रखना है? इसमें रखना है। ठीक है, चलिए शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक, और शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? क्या है? फ्रक्टोज है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं जैसे एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं भाई? यहाँ पर 71 का जवाब देना है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य हमने आपको बताया था, जब हमने आपको हिस्ट्री बताया था तो पहला ही क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में था। कैवल्य मतलब क्या होता है? कैवल्य मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वही बोला जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना जो किया था किसने किया था? चलिए साथियों जवाब दीजिए। और 73 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? और ऐसा लग रहा है कि टेस्ट पेपर ये पहले भी लगाया जा चुका है ना? चलिए कोई बात नहीं, जीएस है, रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए, और हो सके तो मंथली में, एक मंथ में एक बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो परेशान मत हो, ये जीएस है और जितनी बार आप रिवीजन कर पाओ उतनी बार करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 74 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हम्पी में। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके हम्पी, और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक। और ये बार बार हमेशा क्यों प्रसिद्ध रहता है? हम्पी क्यों प्रसिद्ध है? तो हम्पी में क्या हुआ था कि हरिहर और बुक्का नाम के 2 थे शासक, और इन्होंने ही हम्पी नगर की स्थापना की, अर्थात यहाँ पर विजयनगर नाम सुना है, तो विजयनगर की जो अवशेष मिलते हैं वो आपके हम्पी में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण है, और ये जो करवाया था किस शासक ने? तो ये राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मरुद्वीप संबंधित है, मरुद्वीप संबंधित है, या आपके किससे संबंधित है? मरुद्वीप। और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 76 का ऑप्शन बी, आपके रेगिस्तान से। किससे आपका संबंधित है? तो आपके रेगिस्तान से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सबका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। भारत के उच्चतम अर्थात आपकी सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश आपकी कौन थी यहाँ पर? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आ चुका है, फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी हैं। और वहीं पर देखा जाए
कि लीला सेठ का नाम सुना होगा, लीला सेठ, जो कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और ये कब मनाते हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 मार्च। याद रखिए, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। अच्छा, 8 मार्च को भी कुछ तो मनाया जाता है ना। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और 5 जून को तो बताने की बात ही नहीं है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत की आयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? यहाँ पर पूछा है आयोनिका पॉल। ठीक है, आयोनिका पॉल हैं, तो आयोनिका पॉल जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। याद रखिए, निशानेबाजी से संबंधित है आपकी हैं। ठीक है, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो 2014 थे ना, उसमें रजत पदक जीता था। ठीक है, और इस कारण से ये थोड़ा सा प्रसिद्ध रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? उसी विषय में 2 नोबेल प्राप्त करने वाली यहाँ पर कौन है? 80 नंबर, और 80 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर 80 नंबर, जॉन बर्डीन। कौन है आपकी? जॉन बर्डीन है। इन्हें 2 बार इनको भौतिकी में, ठीक है, देखो जॉन बर्डीन एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी है और इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हैं, और इन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1956 में और 1972 में नोबेल पुरस्कार पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये मैडम क्यूरी मत लगाइएगा, क्योंकि मैडम क्यूरी को भी 2 बार मिला है, लेकिन पहली बार मिला था भौतिक में और दूसरी बार मिला था रसायन में। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करने वाला ये आपका है इटली। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये अपडेटेड होते हैं, थोड़ा सा अपडेट आप देख लिया करिए। इस प्रकार के जो होते हैं तो वो एक साल में जो आती है तो उसमें आपको ये अपडेट दिए होते हैं, और वैसे बुकों में तो होता है 2014 का अपडेट, 2017 का होते हैं, 2020 का अपडेट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, वो नेट में ही मिलेगा, जिसे आप सर्च कर लिया करिए। ठीक है, अगर कहीं आपको कैसे मिलता है। चलिए भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर बताइए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं कि जवाब आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी, अप्सरा। ठीक है, ये भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा। ये भारत का ही नहीं, ये आपकी एशिया का भी प्रथम था। ठीक है, एशिया का भी था। ठीक है, एशिया का प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? सबका जवाब आना चाहिए इस प्रश्न का, और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा 1909 में रचित की गई आपकी ये पुस्तक है। और देखा जाए तो पूछ लेता है कि हिंद स्वराज किस भाषा में आपकी लिखी गई थी, तो आपकी गुजराती भाषा में रचना की गई थी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर कब लिखा था ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंद स्वराज कब लिखा था? तो जब गांधी जी अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के समय पानी की जहाज में जा रहे थे, ठीक है, तब लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो देखिए आपकी ये पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, और अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो आपको बताइए इसके मध्य भाग में ही तो पड़ेगा ना, यहाँ पर कम पड़ेगा, यहाँ पर कम, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ेंगे, और ये रेखा होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय वो नीदरलैंड, और नीदरलैंड में जो आपका द हेग है, द हेग। कभी कभी ये पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1946 को, 3 अप्रैल 1946 को। और ये अध्याय जो आपका आता है तो 70 अनुच्छेद के कह सकते हैं कि ये 70 जो इसमें 5 अध्याय हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं, प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक है, जिनमें से 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
और कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। इतनी जानकारी आपको अनिवार्य है इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, क्योंकि क्वेश्चन यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया है। क्या, पहला 1946 में स्थापना हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर 9 साल इनका कार्यकाल होता है, 15 यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं और 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते हैं, और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। बस इतने क्वेश्चन यहाँ पर थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, वियना में। कहाँ पर है? वियना में है। और इसका मुख्यालय जो आपके कह सकते हैं, वियना कहाँ पड़ता है? आपके ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व को सौंपा था? तो संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, ये पूछा आपसे। और यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका 87 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? चलिए, पहले का जवाब यहां पर सभी का आना चाहिए और जवाब यहां पर सही है। जवाब यहां पर आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब? तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1924। ठीक है, 1924 में बने थे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो था वो कौन से नंबर का? तो 40वें नंबर का ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन वो बनता है 1923 वाला, क्योंकि 1923 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर संबंधित है। 52 का जवाब दीजिए यहाँ पर। क्रीमी लेयर थोड़ा टफ हो सकता है, और क्रीमी लेयर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित आपका यह शब्द है क्रीमी लेयर। याद रखिए ये शब्द जो कि 1971 में आपके सत्तानाथन आयोग ने दिया था। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग जो होता है वो जो पिछड़ा वर्ग होता है और अमीर वर्ग और शिक्षित परिवारों के आयोगों ने कह सकते हैं परिवारों के लिए ये आपका किया गया था। ठीक है, क्रीमी लेयर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? चलिए भाई इसका जवाब दीजिए यहाँ पर। तो भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ हुआ था 1945 में? साथियों इसका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो जरूर लाइक करिए। चलिए 53 का ऑप्शन जवाब आ गया है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, जो आपकी DCM कप है। DCM कप है, तो DCM कप ये आपका 1945 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। वहीं पर अगर बात करें जो आपकी संतोष ट्रॉफी है, तो संतोष ट्रॉफी का जो आरंभ हुआ था वो 1941 से। ठीक है, 41 है यहाँ पर, 41। और डूरंड कप जो स्टार्ट हुआ था ये आपका 1888 से। ठीक है, ये आपका हुआ था 1888 से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री, साथियों साथ में जवाब दीजिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चलिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ चुका है, 54 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके हैदराबाद में है, याद रखिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम को फुटबॉल और क्रिकेट के रूप में कह सकते हैं जाना भी जाता है। ठीक है, और ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है। लाल रक्त
दिखाई देने का कारण होता है? 55 का जवाब। और यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 55 का ऑप्शन राइट। जवाब बिल्कुल सही आ चुके हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो नीले हरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जल जो कि साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहा जाता है? 56 का जवाब देना है यहाँ पर। और 56 का जवाब बिल्कुल जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, खारा जल। ठीक है, खारा जल ऑप्शन आपका जिसका ए आया है बिल्कुल सही है, खारा जल। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? साथियों यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ चुका है, और यहाँ पर जवाब आपका ए हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और अपराधी का जिक्र, ये भारतीय पुरातन ग्रंथ है, और अपराध और अपराधी का जो जिक्र मिलता है कहाँ मिलता है? जवाब यहाँ पर साथियों आ चुका है, और कुछ बच्चों का आ भी रहा है, और जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी, अर्थात अर्थशास्त्र में भी, मनुस्मृति में भी, और न्याय मीमांसा में, ये सभी में आपका कह सकते हैं ये शब्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित अधिनियम कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो अधिनियम आपका बना था वो कब लागू किया गया था? तो अधिनियम कब लागू किया गया था? 59 का जवाब। यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, और सही जवाब है 59 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा 2006 में ये आपका हुआ था। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि जो अधिनियम बन गया था, ठीक है, बन गया था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था ये 26 अक्टूबर 2006 में ये अधिनियम आपका लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। चलिए साथियों, जवाब दीजिए साथ में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। इतने लोग होने के बाद यहाँ पर लाइक बहुत कम है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 60 का जवाब यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पर आपके? तो आपका कुशीनगर में, तो 60 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और ये जो कारनामा अर्थात कह सकते हैं 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, ये आपके उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जो कि विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कह सकते हैं कुशीनगर में स्थापित करने के लिए आपका किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोकुल पुरस्कार संबंधित है, गोकुल पुरस्कार। चलिए साथियों, जवाब दीजिए। गोकुल पुरस्कार बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और कई बार पूछा भी गया है, और बिल्कुल जवाब यहाँ पर आ रहा है। तो गोकुल पुरस्कार जो संबंधित है वो आपके दुग्ध उत्पादन में है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये प्रत्येक जिले में एक पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार में आपके 22,000 तथा गाय और बछड़े की शील्ड प्रत्येक जिले में आपकी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 62 का जवाब, और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 65 का। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो हुआ था ये आपका हुआ था कब? ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जिसका जवाब ये है बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1966 ईस्वी को हुआ था, 10 जनवरी 1966 को भारत पाक जो युद्ध के बाद कह सकते हैं ये आपकी हुआ था ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? चलिए साथियों जवाब दीजिए। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर 1024 किलो बाइट होती है। ठीक है, 1024 किलो बाइट होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? चलिए साथियों यहाँ पर 65 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल यहाँ पर प्रथम गृह मंत्री थे। वहीं पर बाबू जगजीवन राम कौन थे? तो ये प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कि 6 नंबर के बने थे। गोविंद बल्लभ पंत की तो आप जानते हैं कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री बने थे। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ये तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है और रामायण आपने देखा ही है। ठीक है, तो अब तो बता ही सकते हैं रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब आ रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा भरत। ठीक है, भरत की पत्नी थी जो कि मांडवी थी। अच्छा, यहाँ पर लक्ष्मण की पत्नी का नाम बताइए भाई। लक्ष्मण की पत्नी का, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था भाई? तो याद रखिए लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। ठीक है, क्या नाम था? उर्मिला था। ठीक है, और मेघनाथ की पत्नी की अगर बात करें तो मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना। ठीक है, और सुग्रीव की पत्नी की अगर बात करें तो सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? रूमा नाम था, रूमा। ठीक है, चारों यहाँ पर याद रख लिए, चारों ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखा गया था, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। तो आपको पता है कि कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और प्रारूप पर कुल 114 दिन की बहस हुई थी। तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम में तब आपको सब प्रश्न आपको देखने को मिले था। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 11। ठीक है, और जो आपके मूल कर्तव्य हैं पहले संविधान में नहीं थे, ये आपके 42वें संविधान के तहत आपके जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, तब इसे भाग 4 के का में इसे कह सकते हैं अनुच्छेद जो 51 की का है इसके तहत आपका जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? चलिए साथियों त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 69 का जवाब यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर 1972 में। ठीक है, 1972 में 1 जुलाई वैसे देखा मतलब कि ऑप्शन आपका यहाँ पर 69 का बी हो जाएगा 1972। कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? यहाँ पर देखो स्टेट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और गढ़ मेला जो कि बिल्कुल सही जवाब आ चुका है ऑप्शन सी हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर? गढ़मुक्तेश्वर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, गढ़मुक्ते जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान रखता है? और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, प्रथम स्थान आपका है। ठीक है, प्रथम स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है और सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। 72 का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जल में एक घुलनशील विटामिन भी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों?
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर आदि अंकुरित अनाज, मिर्च आदि में पाया जाता है सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। लोकसभा की सदस्यता की बात की है साथियों, सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, यहाँ पर आ भी रहा है आपका बी नंबर हो जाएगा 25 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब है 25 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत बताया जाता है कौन सा 84, ठीक है, अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी 25 वर्ष से आपकी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो उसके लिए बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, ठीक है। चलिए साथियों, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा है आपसे चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। 74 नंबर, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि 27 फरवरी 1931 को, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को हुए थे। और ये प्रयागराज, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, ठीक है। और वर्तमान में जो अल्फ्रेड पार्क का नाम है वो आज़ाद पार्क हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है, आज़ाद पार्क। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जो संबोधित किया था वो आपकी किसने। सबका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। और जितने लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए तो हम आगे बढ़ें। चलिए पहले सभी लोग वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको हमारी मेहनत, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, बिना बताए लाइक कर दिया करिए। सबसे पहले लाइक कर दिया करिए ताकि हमको लगे कि नहीं इतने लोग जुड़े हैं और इतने लोग लाइक करते हैं, ठीक है, हमें भी मोटिवेट रहते हैं। तो बिल्कुल सही। चलो यहाँ पर जवाब दीजिए। 75 का जवाब आपका सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात कब की है, तो 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में से एक कह सकते हैं वहाँ पर कहा था गांधी जी को कि देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता, ठीक है, उनसे आशीर्वाद ही मांगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका जवाब दीजिए। 76 का जवाब यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर आपका हो जाएगा, हृदय की कमजोरी, ठीक है, हृदय की कमजोरी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। दूषित जल के सेवन से होने वाला यहाँ पर देख सकते हैं, और ये रोग आपका जो है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा यहाँ पर हैजा, ठीक है, हैजा रोग जो आपका है ये आपके दूषित जल से आपका फैलता है, ठीक है। और ये जीवाणु एक होता है विब्रियो कैलोरी, ठीक है, विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु होता है, इसके कारण आपका फैल जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस वर्ष जनसंख्या दिवस पर आपके यूपी में जब कोरोना चला था तब आपको वीकली अर्थात कह सकते हैं सैटरडे और संडे आपके यहाँ पर छुट्टी स्टार्ट की गई थी अंतर्राष्ट्रीय से, ये डेट याद रखिएगा। तो 78 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त तो पता है आपको कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर को मनाते क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। और ये जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, 22 मार्च को। तो 22 मार्च को आपका होता है विश्व जल दिवस, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो संगीत के किस वाद्य से है। और जवाब यहाँ पर आपका सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा तबला, ठीक है, तबला है उस्ताद जाकिर हुसैन। और सितार की बात करें तो सितार से आपके पंडित रविशंकर
ठीक है। सरोद से संबंधित है, सरोद से आपको अमजद अली खां, और बांसुरी में आपके कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया। ये क्वेश्चन आपको और यही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मधुशाला किसकी कृति है। हमने बताया था कि जो हम आपको प्रैक्टिस सेट हिंदी के देते हैं वो आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि नहीं उसमें आपका लेखपाल लिखा है या बीएड लिखा है या कुछ भी लिखा है, हिंदी लगभग एक समान होती है और कहीं भी आपको हिंदी अगर पढ़ाई जा रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 80 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। मधुशाला की जो आपके हैं वो आपकी कृति किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। अस्वान डैम द्वारा बनाई गई आपकी झील कौन सी है। चलिए सही जवाब है कि यहाँ पर अफ्रीका में अस्वान डैम, चलो हम बता दे रहे हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा नैसार झील, ठीक है। नैसार झील है, ये झील आपकी है, ठीक है। तो 81 को ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आसवान बांध बना किस नदी पर है, तो आसवान डैम जो बना हुआ है वो आपकी नील नदी पर बना गया है, ठीक है, नील नदी पर, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। चलिए साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, 82 का जवाब देना है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था किसने, सही जवाब आ रहे हैं, जवाब हो जाएगा सी आपका यहाँ पर भगत सिंह, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चारों से अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि दिल्ली चलो जय हिंद, है ना। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, क्या, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ इनकी भी बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, ठीक है। तो चारों आपके यहाँ पर हो गया। और इंकलाब की बात किया था जो कि आपके भगत सिंह के द्वारा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, कब शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था, है ना। और इसे शुरुआत जो किया गया था वो 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट कर दिया गया था। और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपका 1942। देखो जो गांधी जी थे वो कभी भी अहिंसा नहीं करते थे, है ना, मतलब हिंसा नहीं करते थे, हमेशा सोचते थे कि आराम से कोई काम किया जा सकता है बिना लड़ाई झगड़े से, सबके आगे हाथ जोड़ के विनती करते थे। लेकिन पहले ऐसी बार हुआ था जब इन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया था और कहा था करो या मरो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है। मोहिनीअट्टम जो आपका है कहाँ से है साथियों, इसका जवाब दीजिएगा। आपकी संस्कृत से संबंधित आपका क्वेश्चन है, संस्कृति। यहाँ पर जवाब आपका जो मोहिनीअट्टम है, अट्टम शब्द आपको मिलता है केरल में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका कौन, बी नंबर आपका हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। और ओडिसी में आपका कह सकते हैं, उड़ीसा में जो आपका होता है वो आपका ओडिसी होता है। कर्नाटक में एक आपका नृत्य जो कि बहुत पूछा जाता है यक्षगान, ठीक है। और तमिलनाडु में जो एक नृत्य है वो भारतनाट्यम, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली जो प्रसिद्ध महिला थी स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली जो प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी वो कौन थी। तो जवाब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ का नेतृत्व किया था, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मशरूम किसके उदाहरण है। मशरूम जो उदाहरण है वो किसके उदाहरण है। तो साथियों जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, फंजई या कवक, ठीक है। फंगई या कवक बोलते हैं इसे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और मशरूम जो आपका है तो इसे खाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह एक कोश की जंतु के रूप में आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे हैं।
तो प्रथम 2 राज्य, अगर प्रथम की बात करें तो राजस्थान है, अगर 2 की बात कर दे तो राजस्थान के साथ साथ आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सही जवाब आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश में आपका किया गया था। ठीक है, चलिए, और कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। यहाँ पर पृथ्वी में जो पता है कि आपको 2.4% आपका है, कितना है, 2.4%। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का पानी है, नारियल का जो पानी होता है वो किस प्रकार का होता है। तो नारियल का पानी होता है विकृत तरल एंडोस्पर्म। ठीक है, बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया था। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर आपका मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको मनाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 91 का जवाब। चौरी चौरा जो घटना घटी थी वो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और गोरखपुर के जो चौरी चौरा नामक स्थान पर आपका हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर अर्थात कन्याकुमारी स्थित है। देखो, हम चाहे हिस्ट्री का पर्सनल वीडियो लेके आएँ, ज्योग्राफी का लेके आएँ या पॉलिटी के, आप देख सकते हैं कि मिक्स टेस्ट जो आपके होते हैं प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। एक टेस्ट में अगर एक भी प्रश्न आपको मिल गया तो ये समझो आपको कामयाबी मिल चुकी है ना। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो स्थित है कहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बढ़े आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, युवा कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, कहां पर हुई थी। चलिए साथियों, 93 का जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए रंगून हो जाएगा। ठीक है, रंगून में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 31 में चला था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो नमक कर के विरुद्ध था। ठीक है, नमक कर के विरुद्ध था। और डांडी मार्च जो स्टार्ट किया था वो 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 के बीच हुआ था। ठीक है, गुजरात के दांडी स्थान से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 95 में। तो याद रखिएगा कि पहले चेरापूंजी हुआ करती थी। ठीक है, मेघालय में, लेकिन अब थोड़ी सी जगह आपका परिवर्तन है जो कि आपके मासिन राम मेघालय है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मासिन राम मेघालय। चलिए अगला है ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन जो संबंधित है किससे संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन जो आपका संबंधित है ये आपके है आलू टमाटर प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर राज्य विधानमंडल द्वारा बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा बजट प्रस्तुत करने का जो प्रावधान है ये आपके किस आर्टिकल में है। 97 का जवाब, 97 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अनुच्छेद आपका 202 के तहत आपका किया